हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है मेजरमेंट की। तो आप मेजर किसे करोगे? किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को ही मेजर करोगे। जैसे रूम है, इसकी आपको लेंथ एरिया निकालना है तो उसी की तो मेजरमेंट करोगे। तो लेंथ एरिया ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं फिजिकल क्वांटिटीज की तो वो क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली and can be used to prove laws of physics। प्रूव कह सकते हो या एक्सप्रेस कह सकते हो। लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है, आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जिनका यूज करके आप किसी भी बॉडी, ऑब्जेक्ट या सराउंडिंग की बात करो, एक सिस्टम की बात करो तो आप उसको एक्सप्लेन कर सके, उसके बारे में बता सकते हो। जैसे एक कार है, वो मूव कर रही है तो आप बता सकते हो उसका मास, उसकी स्पीड, एक्सेलरेशन, या आप इससे क्या कर रहे हो? आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, उस पर आप लॉज लगा रहे हो फिजिक्स के कि एक्सेलरेट कर रहे हैं तो स्पीड चेंज हो रही है, ऐसे चेंज हो रही है, ये सब। तो आप जिन क्वांटिटीज का यूज करते हो उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो मास, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। एनर्जी, मतलब जिस भी आप क्वांटिटी का यूज करके उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको समझने में, उसके फिनोमिना को, उसके पीछे की फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हो, वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज के भी टाइप्स होते हैं। दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड है आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब यहाँ पे फंडामेंटल और ड्राइव्ड का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर मैं फंडामेंटल वर्ड की बात करूं तो फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है बेसिक, एकदम बेसिक, किसी भी चीज की नींव। तो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब है ऐसी क्वांटिटीज जो बाकी सारी क्वांटिटीज की नींव बना रही है, उनका बेसिक है। मतलब इनसे बेसिक कुछ नहीं है, आपको कम से कम इनका यूज तो करना पड़ेगा बाकी क्वांटिटीज के लिए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगी? बेसिक क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आ जाएगा द क्वांटिटीज या द फिजिकल क्वांटिटीज which cannot be derived from other physical quantities and are basic, ठीक है। बेसिक क्वांटिटीज कह सकते हो आप इन्हें। वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल लिख सकते हो जैसे मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। ये क्या है कि इनसे फंडामेंटल नहीं है कोई भी क्वांटिटी, ये सबसे बेसिक है, सबसे फंडामेंटल है। आप किसी और क्वांटिटी से इसको ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो ड्राइव्ड क्या हो जाएंगी? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव होती है। तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी derived from other quantities या from other fundamental quantities या from fundamental quantities, ठीक है, and can be expressed in their terms
ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें आप फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव कर सकते हो और उनकी टर्म्स में इनको एक्सप्रेस कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो जैसे स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ लेंथ। तो आप इसको डिस्टेंस और टाइम की उसमें दिखा सकते हो, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है। आगे इस पे बात करेंगे हम। एनर्जी, उसके बाद आपका एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, ये था क्वांटिटीज के बारे में। अब क्वांटिटीज होंगी, इन्हीं को तो आप मेजर करोगे। तो अब आते हैं जो चैप्टर की हेडिंग है आपकी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आप उसको क्या करोगे? मेजर करोगे। कोई भी चीज है, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी है। अब आप खुद से देखो, आपने देखा होगा कि आप अगर किसी की हाइट मेजर करते हो, आपके पास कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं पता, आप समझ लो आप बहुत टाइम पहले की 300, 400, 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास कोई डिवाइस नहीं है मेजर करने के लिए। आजकल तो जो है हाइट वगैरह ये सब मेजर करने के लिए डिवाइस आते हैं, लेकिन सोच लो आपके पास कुछ नहीं है, तो आप कैसे मेजर करोगे? मान लो आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। आप कहोगे कि मैं हूं और ये सेकंड पर्सन है, तो इतना ज़्यादा है, इतना कम है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर रहे हो और साथ में यूज़ कर रहे हो कि मुझसे इतना ज़्यादा है, मुझसे इतना कम है। या मान लो आपने कोई और ऑब्जेक्ट लिया, उससे मेजर कर लिया कि 1 2 3 4 5 कि ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट का 5 टाइम्स है, ठीक है। तो आप ऐसे मेजर करते थे, पहले से ये चीज़ें होती आ रही है कि ऐसे मेजर किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ ना, तो क्या हुआ, यूनिट फिक्स कर दी गई। यूनिट का मतलब क्या है? एक छोटी से छोटी वो चीज़, वो इकाई जिसको आप यूज करके कोई भी अदर चीज मेजर कर सकते हो। मान लो इसी को है, मैंने फिक्स कर दिया कि भाई ये एक पर्टिकुलर लेंथ है, ठीक है। आज की टर्म्स में तो आपको जो है पता ही होगा। मान लो मैं सीधा बोल दूं 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो आप इसका मेजर करके 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर ऐसे मेजर कर सकते हो। तो ऐसे ही एक जो है आपको सबसे छोटी यूनिट जो है सेट करना, उन्हीं को बोलते हैं यूनिट की। एक छोटी क्वांटिटी, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को सेट करना, ताकि उससे आप बाकी चीज़ों को, बाकी क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सको, ठीक है। तो ये है यूनिट और मेज़रमेंट। तो यहाँ पे जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो क्या होगी, उसके लिए आपको यूनिट की जरूरत है और उसकी मेजरमेंट, एक वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि किसकी टर्म्स में होगी, उस यूनिट की टर्म्स में। जैसे अभी मैंने बात की डस्टर की, तो आप अगर इसको 1 मीटर बोल रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ ये इस डस्टर का 5 टाइम्स है, मतलब 5 टाइम्स न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 5 टाइम्स, और एक पर्टिकुलर यूनिट में कह रहा हूँ कि 1 मीटर है या एक डस्टर है जो भी, तो यहाँ पे आ गया 5 मीटर। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, एक मल्टीप्लायर होना चाहिए उस यूनिट के कंपैरिजन में, कि इस यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, छोटी से छोटी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितने टाइम्स है जिसको भी आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को n से डिनोट करूँ और इसको u, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी आपकी आ जाएगी n इंटू यू। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ यूनिट, ठीक है। यहां पे इसका मतलब क्या है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इनवर्सली चेंज होगी वैल्यू ऑफ यूनिट के। इसका मतलब है कि अगर यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी, यूनिट का मेजरमेंट बढ़ेगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी, या न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट घटेगी। कहने का मतलब क्या है कि ये डस्टर था, आपने एक मेजर किया, ऐसे 5 टाइम्स आया। अगर मैं इससे बड़ा या छोटा कोई ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो ये है,
ये लगभग सेम है लेकिन फिर भी थोड़ा सा छोटा है। तो अगर आप इससे मेजर करते हो तो आपको मे बी मान लो 6 टाइम्स मिलता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लेंथ को कम कर दिया। ये क्या थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो स्टैंडर्ड आपने फिक्स किया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपने इसको कम कर दिया, मतलब यूनिट को कम कर दिया। सबसे बेसिक जिससे आप मेजर कर रहे थे उसको जो कम कर दिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, मतलब मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही अगर आप यूनिट को बढ़ा देते हो, मान लो ये मैं सिंगल यूनिट ले रहा हूँ, इससे मेजर कर रहा हूँ, तो 1 2 हो सकता है 2 टाइम्स में ही कवर हो जाए, 2.5 टाइम्स में। तो जब मैंने यूनिट को बढ़ाया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। एक वैसे एग्जांपल ले लो बेसिक, जैसे आप कह सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। जैसे आप एग्जांपल लो यहाँ पे कि मैं कह रहा हूँ कि आपके पास मास है जो है 1 kg। ठीक है। अब आप मान लो केजी जो यूनिट है इसको चेंज कर देते हो और कर देते हो ग्राम में, और जब आप इन दोनों को बराबर करोगे 1 kg को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम, आपने यूनिट को कम कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब वो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कैसे है, उनका जो रेशियो है वो क्या है। तो जब आप कन्वर्ट भी करोगे ना यूनिट्स को, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के अंदर, तो वहां पे आपको मल्टीप्लायर पता होना चाहिए कि दो क्वांटिटीज, मतलब 2 यूनिट्स के बीच में जो है रेशियो क्या है, उसी रेशियो से तो मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको जब पता नहीं होगा kg इज इक्वल 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन फैक्टर क्या है यहाँ पे। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर पता होगा तो आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, यूनिट के। अब नेक्स्ट अगर बात करें, अब यूनिट को जो है अब यूनिट जो है उसको क्या था कि लोकल लेवल पे ये चीज़ें हो रही थी। मतलब मान लो मैंने अपना एक कोई अलग स्टैंडर्ड वैल्यू सेट कर रखी है, किसी अगर आप और जगह जाते हो तो वहाँ कुछ और स्टैंडर्ड वैल्यू था। तो इससे क्या था, एक कॉम्प्लिकेशन आती थी डील करने में पहले के टाइम पे। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, डिसाइड किया गया कि क्यों ना एक कॉमन सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा सिस्टम जो सारे फॉलो करे और ये जो बीच का गैप है, ये जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है, ये खत्म हो सके। ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे सिस्टम बनाए गए, तो उसी को देखते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। तो कुछ फेमस सिस्टम्स की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला है FPS सिस्टम, जिसके अंदर F स्टैंड्स फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। यहाँ पे जो फुट है ये आपकी लेंथ की यूनिट है, पाउंड आपकी मास की या वेट की, सेकेंड जो है आपकी टाइम की यूनिट। ठीक है। उसके बाद और जो सिस्टम थे जैसे CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या था, C फॉर सेंटीमीटर, उसके बाद G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। अब ये 2 सिस्टम थे, लेकिन क्या हुआ, इनके कुछ डीमेरिट थे। क्या थे वो भी मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो ये वाला सिस्टम था, इसका डीमेरिट ये था कि ये नॉट अ मीट्रिक सिस्टम, ये एक मीट्रिक सिस्टम नहीं था। मीट्रिक सिस्टम क्या होता है, मीट्रिक सिस्टम के अंदर होता है कि जो कन्वर्जन फैक्टर चलता है वो 10 की पावर में चलता है, मल्टीप्लाई 10 या 10 की कोई पावर में चलता है, जिससे कन्वर्ट, जैसे 1 आपको मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई, केजी को ग्राम में 1000 से, तो 10 के मल्टीपल में चल रहा है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं मीट्रिक सिस्टम। कैलकुलेशन में इजी होता है। अब मैं कहूँ 50 केजी को आप करो ग्राम में, तो आपको 50,000 ग्राम, तो हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब फुट को आप चेंज करते थे दूसरे यूनिट में, पाउंड को चेंज करते थे, तो ये डेसिमल के अंदर था। ठीक है, डेसिमल्स में, फ्रैक्शन में वैल्यू थी, जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए जो है यूज में नहीं रहा और इतना फेमस भी नहीं है। रही बात सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की, तो ये प्रैक्टिकली बहुत छोटी यूनिट है। अब मैं कहूँ कि आज मैं पूरा दिन में कितना वॉक किया मैंने, अगर मैं उसको सेंटीमीटर में बताऊंगा तो दैट्स अ बिग टर्म। ठीक है, तो उसको अगर मीटर में बताओगे तो फिर भी ठीक है, ठीक है, कम रहेगा। और अगर उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो अलग है, जैसे अलग अलग यूनिट होती है, वो जहाँ उसका यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैं किलोमीटर का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये क्या था, प्रैक्टिकली स्मॉल यूनिट थी। जो नेक्स्ट आ जाता है
थर्ड MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, आज के टाइम पे भी हम इस टाइप का सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन वो MKS नहीं है। वो सिस्टम क्या है, MKS क्यों नहीं है, क्योंकि MKS में मेनली 3 यूनिट पे फोकस किया गया था, दैट इज ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, लेकिन आज की डेट में अगर बात करूं तो आपकी जो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, वो कितनी है, 7। तो उन 7 को इंक्लूड किसने किया, उसको इंक्लूड किया SI सिस्टम ने। किसने, SI सिस्टम ने, या इसी को हम कहते हैं रैशनलाइज सिस्टम, रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम। रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम मतलब MKS सिस्टम प्लस कुछ एडिशनल और फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया गया, तो रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर आप अगर इसकी एग्जैक्ट जो है वो देखो तो फ्रेंच के अंदर है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, तो SI सिस्टम, SI सिस्टम आपका कॉन्फ्रेंस हुई थी 1971 के अंदर। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन मेजरमेंट करके। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वहाँ से निकला SI सिस्टम। तो SI सिस्टम की अब हम बात करेंगे कि SI सिस्टम के अंदर क्या है जो हम आज की डेट में फॉलो करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि इसकी SI यूनिट बताओ इस क्वांटिटी की। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो SI सिस्टम ने कहा कि भाई हम इंक्लूड कर रहे हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इसने इंक्लूड की, जिसको इसने जो है बेसिक माना कि इससे जो है कैलकुलेट की जाएंगी। तो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, सबसे पहली है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनकी SI यूनिट क्या क्या ली गई, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, सिंबल अलग से लिख देता हूं, किलोग्राम, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला। अगर इनके सिंबल की बात करोगे तो मीटर, केजी, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडला। ठीक है, ये है बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं आपकी, सबसे पहली है प्लेन एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है समझ लेते हैं। मैं आपको एक हेल्प से समझाता हूं पेपर की। ठीक है, ये पेपर है आपके पास, ये पेपर है आपके पास। ठीक है, तो यहां पे ये एक प्लेन है आपके पास, लेंथ और ब्रेड्थ है, मतलब 2 डायमेंशन है आपके पास। तो ये एक प्लेन है, ठीक है, जैसे प्लेन ऑफ बोर्ड है। तो ये जो 2 लाइंस हैं आपकी, ये जो 2 लाइंस है, 2 लाइंस जहां मिलती हैं
उस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करती हैं, जो एंगल बन रहा है आपका, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। मतलब एक प्लेन, एक 2D प्लेन, ठीक है, उस पे जो दो लाइंस हो जहां मिल रही हैं वो कितना एंगल सबटेंड कर रही हैं, वो आपका प्लेन एंगल। यहीं पे मैं अगर सॉलिड एंगल की बात करूं तो सॉलिड एंगल के अंदर ये देखो, ये सॉलिड फिगर जो अंदर लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि एक सॉलिड फिगर है, यहाँ पे एक एरिया है, और एरिया जब उस एरिया से सारी लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, मतलब एक 3D फिगर बनेगा, ठीक है, एक कौन शेप बन रही है ये, तो इसके अंदर जो लास्ट में एंगल होगा 3D के अंदर, यहाँ पे इस पॉइंट पे, वो क्या होगा आपका सॉलिड एंगल। मतलब कह सकते हैं कि एक सॉलिड पार्ट है वो एक पॉइंट पे, एक थर्ड पॉइंट पे, मतलब यहाँ सॉलिड पार्ट है वो थर्ड पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होगा, सॉलिड एंगल। जैसे प्लेन की मैं बात करूं तो ये होगा आपका जहां दो लाइंस जो है ऐसे मीट करेंगी, ठीक है, तो ये जो है एंगल होगा, ये क्या होगा, प्लेन एंगल। सॉलिड की मैं बात करूं, मान लो आपके पास कोई सॉलिड फिगर है, ऐसे एरिया है, वो किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये जो एरिया 3D के अंदर जो एरिया जो है बनेगा, इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो जो प्लेन एंगल है इसकी जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन, SI यूनिट जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, रेडियन है, ठीक है, RAD रेडियन, या ऊपर जो है C लिखते हैं, जैसे मान लो 10 रेडियन तो ऊपर C लगा दिया, ठीक है। तो रेडियन, अगर यहाँ पे आपसे कई बार पूछता है कि एक एम्पियर को डिफाइन करो, एक वोल्ट को, ये सब आप 10th क्लास में कर चुके हो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो ऐसे ही आपसे पूछता है कि एक रेडियन को डिफाइन करो। तो यहाँ पे एक रेडियन की अगर डेफिनेशन आपसे पूछे तो सबसे पहले एंगल का फॉर्मूला क्या है। मान लो ये एंगल आपके पास अल्फा, तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क, ठीक है, ये आर्क मान लो आप, मान लो एंगल को मैं थीटा मान रहा हूँ, ये आर्क और ये रेडियस, तो यहाँ पे एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो इसको जब आप 1 करोगे, मतलब इस थीटा को आप 1 करोगे तो आपको इनको 1 1 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जब आर्क लेंथ आपकी 1 हो और ये भी 1 हो, या फिर आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो ताकि ये कट के कैंसिल होके 1 आ जाए। तो यहाँ पे जब आप कहोगे कि जब जो आर्क लेंथ है और जो रेडियस है वो इक्वल होंगे, तो उस टाइम पे जो एंगल सबटेंड होगा, ठीक है, उस ये जो आर्क एंगल सबटेंड करेगी वो क्या होगा, 1 रेडियन का होगा, ठीक है। मतलब जो आर्क लेंथ है जब वो इक्वल होगी रेडियस के, तो ये जो आर्क एंगल सबटेंड करेगी ये कितने का होगा, 1 रेडियन का होगा, ठीक है। क्लियर है। इसको आप स्मॉल एंगल की टर्म्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डी थीटा इज इक्वल टू डी एल्फा, या डी एल, अगर एल से डिनोट कर रहे हो तो डी एल अपॉन आर, ऐसे भी जो है आप डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो क्या होती है, स्टीरेडियन। स्टीरेडियन इसकी यूनिट होती है SI यूनिट, ठीक है। तो स्टीरेडियन जो है इसको आप 1 करोगे तो उससे पहले देखो कैसे निकलता। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इस एंगल का, ठीक है, एंगल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान लो अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया इस बार। तो यहाँ पे जो एंगल है इसका फॉर्मूला होता है कि ये जो एरिया है, दिस एरिया अपॉन में जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका डी एल्फा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। मान लो ये एरिया डी एस है, ठीक है, या एस ले सकते हो आप, स्मॉल एरिया है तो डी एस। तो यहाँ पे डेल एस, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको 1 स्टीरेडियन चाहिए, 1 स्टीरेडियन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल करोगे। तो यहाँ पे जब एक सरफेस एरिया, या आप कह सकते हो पार्ट ऑफ स्पेयर, एक उतना एरिया स्पेयर का एंगल सबटेंड करे जब जो रेडियस का स्क्वायर है और ये जो एरिया है ये इक्वल हो, मतलब ये एरिया और ये जो रेडियस इसका स्क्वायर जब इक्वल हो, उस सिचुएशन में जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा, 1 स्टीरेडियन का होगा, ठीक है। व्हेन द एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ऑफ अ स्पेयर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज नोन एज 1 स्टीरेडियन, ठीक है। तो आपको जो है
7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्लियर हो गई होगी। अब जो है बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं से ड्राइव की जाती हैं, जितने भी आपकी क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं से ड्राइव की जाती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने एक राइटिंग एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट पे वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि उसका लेवल मैंने बेसिक रखा हुआ है कि 9 से 12 तक कोई भी बच्चा उसको देख सकता है। तो यहाँ पे जैसे आप मान लो फोर्स की बात कर रहे हो, तो फोर्स क्या होता है? वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप इसको फर्दर ब्रेक करते हो, ठीक है, जैसे फोर्स को आप ब्रेक कर देते हो फर्दर, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी लेंथ की क्वांटिटी है, ठीक है, तो फोर्स को जब आप ब्रेक कर देते हो, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप मास फंडामेंटल आ गई, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट है। मास वेलोसिटी को क्या कह सकते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब लेंथ एक तरीके से लेंथ अपॉन टाइम, तो टाइम का स्क्वायर, और डिस्टेंस इज आल्सो लेंथ। तो यहाँ पे मास देखो क्या है? केजी। लेंथ की क्या है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर, टाइम ऊपर जाएगा तो पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। लेकिन ये क्या है? कि डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। दो तरीके की यूनिट होती हैं, जैसे दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट, एक डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट की बात करोगे तो फंडामेंटल यूनिट है जो ऐसी यूनिट जिसको हम और किसी यूनिट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या जिसको फर्दर सिंपल क्वांटिटीज या यूनिट्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड जो फंडामेंटल से डिराइव की जाती हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट है उनके नाम को साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो इसको रखा गया जूल के नाम पे, ठीक है। तो ऐसे जूल, ठीक है, ऐसे बहुत सारी यूनिट हैं। जैसे प्रेशर की है पास्कल, उसके बाद आपकी फोर्स की न्यूटन, ठीक है, फोर्स की न्यूटन हो गई, करंट की एम्पियर हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारी यूनिट हैं जिनको साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ। आप ये भी लिखोगे तो ये भी करेक्ट है, कोई इसमें गलती नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका यूज होता है, जो आपने अभी क्वांटिटीज सीखा है, उसका यूज होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट के अंदर। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट को कन्वर्ट करवाते हैं कि एक यूनिट को दूसरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, आपको कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे कन्वर्जन फैक्टर पता है कि जो पाई रेडियन है वो बराबर होता है 180 डिग्री के, मतलब जो 180 डिग्री एंगल होता है वो बराबर होता है पाई रेडियन के। तो यहाँ पे मुझे 1 डिग्री का निकालना है, तो आप क्या करोगे, 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के बराबर है तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई बाय 180 के बराबर होगा। तो आप इसका यूज करके, आपसे मान लो मैं कह दूं 90 डिग्री को रेडियन में करो, ठीक है। तो 90 डिग्री को करोगे तो यहाँ पे आप रख दोगे कि क्या होगा, पाई बाय 180 इंटू 90, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई बाय 2। पाई की वैल्यू भी रख सकते हो 22/7 या 3.14, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। मान लो आपसे कह दे कि आपके पास 1 सेकंड का एंगल है, इसको कन्वर्ट करो रेडियन के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 1 सेकंड का मतलब क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो तब तक आप कैसे कन्वर्ट करोगे। और आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। तो जब आप इसको करोगे तो सबसे पहले आप इसको मिनट में करोगे, तो जब 1
की वैल्यू निकालोगे 1 सेकंड की तो डिवाइड बाय 160, तो ये आ जाएगी 1/60 सेकंड। इसको फिर से डिवाइड करो 60 × 60 डिग्री, और इसको फिर रेडियन में करोगे तो 60 × 60 × π/180। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा रेडियन के अंदर। ठीक है, तो आपको कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए बेसिकली। आप यहाँ पे क्वेश्चन भी ले सकते हो आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि 70 डिग्री 3 मिनट और 40 सेकंड, इसको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन के अंदर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले इसको मिनट में करोगे, फिर इन दोनों को ऐड करके आप डिग्री में करोगे, फिर सारा डिग्री में हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई π/180। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं हो तो नीचे कमेंट कर देना। उसके बाद ठीक है भाई, ये थी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, ठीक है भाई, उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे तो आपको जो है कुछ एब्रीविएशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है ना तो आपको एब्रीविएशन दी होगी और आपको पता नहीं होगी तो आप उसका जो है सोल्व नहीं कर पाओगे, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे आपको कुछ पता भी होगा, जैसे किलो 10⁻³ होता है। ठीक है, वो मिली 10⁻³ होता है। ठीक है, तो इस टाइप की आपको पता भी होगा। तो आज एक बार सारी देख लेते हैं एक साथ एब्रीविएशंस। ठीक है, एब्रीविएशन इधर देखेंगे हम पॉजिटिव पावर वाली, और यहाँ पे देख लेंगे नेगेटिव पावर वाली। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता है कौन सी होती है, डेका, जो होती है 10⁻⁻1। ठीक है, डेका मीटर आपने सुना होगा। उसके बाद डेका के बाद आती है आपकी जो किलो। ठीक है, ठीक है, डेका के बाद क्या आती है, हेक्टो 10⁻²। उसके बाद किलो जो है आपका 10⁻³ उसके बाद मेगा 10⁻⁶, उसके बाद गीगा 10⁻⁹। उसके बाद आगे जो है ऐसे ही चलती जाती है आपकी टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, तो आपकी टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, इतनी काम की ज़्यादा नहीं है, इतनी यूज़फुल, 10⁻15 और ये 10⁻18। ठीक है, ज़्यादातर जो आपकी किलो, मेगा यही यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नेगेटिव की बात करो आपकी, तो आपकी सबसे पहले डेसीमीटर, डेसीलीटर, तो 10⁻⁻1। उसके बाद सेंटी, ठीक है, जो 10⁻⁻²। उसके बाद मिली 10⁻⁻3। उसके बाद माइक्रो 10⁻⁻6। उसके बाद नैनो 10⁻⁻9। उसके बाद आपका पीको 10⁻⁻12। उसके बाद आपका फेम्टो 10⁻⁻15। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कई इनके एक आधे के जो है सिंबल भी आपको पता होने चाहिए, ज़्यादातर पता ही होगा आपको। ठीक है, जैसे डेका का DA, इसका D, हेक्टो का H, सेंटीमीटर का C, किलो का K, मिली का जो है M, मेगा का कैपिटल M, जीगा का, ये सारे आगे कैपिटल। माइक्रो का म्यू, ये सिंबल होता है, याद रखना, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर म्यू। नैनो का N, पीको का स्मॉल P, फेम्टो का F। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये थी कुछ एब्रीविएशंस, ठीक है, जो कि 10 की पावर में थी, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, मान लो एग्जाम्पल लिया आपने, आपको दे रखा है माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब आपको पता नहीं है इसका मतलब, तो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले माइक्रो, इसको हटाओगे, तो इसको हटाने के लिए तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 एम्पियर, ऐसे। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए। मान लो आपको कह दे कि 10 मिलीलीटर,
ठीक है, तो मिली की वैल्यू पता होनी चाहिए, 10⁻³ रखोगे तो ये आ जाएगा आपका 10⁻² लीटर। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है, माइक्रोफराड, नैनो एम्पियर, ये सब आपको पता होना चाहिए वैल्यू इसकी क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ स्पेशल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं हम उनको कवर करते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देखते हैं अब हम। सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स देखते हैं। ठीक है, जो कि एसआई यूनिट से अलग है, एसआई यूनिट से अलग है लेकिन यूजफुल हैं, यूज होती हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहली बात करूं मैं, हम लेंथ की देखते हैं। सबसे पहले लेंथ की आपकी फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है आपका डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, तो पता है आपको कि जो है अर्थ रोटेट करती है, जब रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ तो डिस्टेंस चेंज होता है, लेकिन जो एवरेज है उसको रखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू है आपकी 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये होता है आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। ठीक है, इसका यूज होता है जो आप जैसे अदर प्लेनेट से आप डिस्टेंस बता रहे हो, सोलर सिस्टम की लेंथ बता रहे हो, ठीक है, तो वहां पे ऐसी लार्ज क्वांटिटीज का यूज होता है। दूसरा है आपका लाइट ईयर। नाम से ही पता चल रहा है लाइट ईयर, लाइट जो एक ईयर में डिस्टेंस चलती है उसे कहते हैं लाइट ईयर। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू कितनी है, लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे जो है इसका जो वैल्यू है ये है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये इसकी वैल्यू होती है, आप कैलकुलेट कर सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर से मल्टीप्लाई जब करोगे। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको जो 1 ईयर के अंदर 365 डेज हैं उसको 24 × 60 × 60 करोगे तो सेकेंड्स में आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आंसर आएगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो क्वांटिटी आ जाती है, थर्ड है पारसेक। ठीक है, पारसेक की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो फुल फॉर्म होती है पैरेलैक्टिक सेकेंड। अब ये पैरेलैक्टिक सेकेंड क्या है? ठीक है, थोड़ा सा अटपटा है। क्या है पैरेलैक्टिक सेकेंड समझना। जो पैरेलैक्टिक सेकेंड है ये है कि अगर आपके पास आर्क है एक AU की, आपने अभी देखा प्लेन एंगल, तो आपके पास अगर आर्क है एक AU की, तो ये किस पॉइंट पे जाके ये आपका 1 सेकेंड का एंगल बनाएगी। जो आपके पास अगर आर्क है 1 AU की, तो जिस पॉइंट पे जाके 1 सेकेंड का एंगल बनाएगी, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा 1 पारसेक। ये है आपकी 1 पारसेक की वैल्यू, और ये इन तीनों में सबसे लार्ज जो है क्वांटिटी है लेंथ की, और इसकी वैल्यू होती है 3.26 लाइट ईयर। मतलब इसको भी 3.26 से मल्टीप्लाई करोगे जब 1 पारसेक की वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, तो ये कुछ लार्ज क्वांटिटी थी आपके पास। इसके अलावा आप स्मॉल क्वांटिटी भी देख सकते हो, जैसे माइक्रोन। आपने सुना होगा कि ज़्यादातर प्लास्टिक के जो बैग या थैली आते हैं उनका साइज होता है 9 mm या माइक्रोन, इतने माइक्रोन। तो माइक्रोन क्या है, यहाँ पे मिलीमीटर होता है माइक्रोन, कुछ नहीं है। ठीक है, माइक्रोन आपका होता है माइक्रोमीटर। माइक्रो देखो, माइक्रोन माइक्रोमीटर होता है माइक्रोमीटर। तो आपको पता है माइक्रोमीटर तो 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद आपका नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद आपका जैसे एंगस्ट्रॉम, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है ए के ऊपर ऐसे नोट बना दिया, ये भी इंपॉर्टेंट लेंथ की यूनिट है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके बाद एक और देख लो, उसके बाद आपकी होती है फर्मी।
फर्मी होती है 10⁻⁻15 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपका होता है लगभग साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होता है। ये न्यूक्लियस मेजरमेंट के काम आता है, ठीक है। साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियस ये मेजर करने के लिए जब लगभग एक साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 1 फर्मी के बराबर, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट थी लेंथ की। ऐसे ही और यूनिट देखते हैं। एंड में इससे रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो उसको ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट आपकी टाइम की यूनिट, जैसे एक होता है आपका सोलर डे, ठीक है। सोलर डे होता है आपका वो टाइम जितने टाइम में अर्थ जो है ये अपना एक रोटेशन को जो है कवर कर रही है। जैसे ये है अर्थ, ये सन है, तो ये जितनी देर में अपना एक रोटेशन करती है सन के रिस्पेक्ट में, डेट इज सोलर डे। सेकंड होता है सिडरियल डे, अर्थ जो है एक रोटेशन अपना कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर स्टार, कोई और स्टार है उसके रिस्पेक्ट में अर्थ एक जो है रोटेशन कर रही है, दैट इज अ सिडरियल डे। ऐसे ही आपका ईयर होता है सोलर ईयर और होता है सिडरियल ईयर, ठीक है। सोलर ईयर और होता है आपका सिडरियल ईयर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाली सही है, सिडरियल ईयर। तो सिडरियल ईयर, सोलर ईयर, उसके अलावा जैसे आपका वो होता है, ठीक है। एक आप क्वांटिटी देख लो शेक, ये क्या है? स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है 10⁻⁻8 सेकेंड जो ये है। प्रैक्टिकल यूनिट की मैंने बात की है, वैसे आप छोटी कर सकते हैं जैसे नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड, ठीक है, वो और छोटी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही प्रैक्टिकल यूनिट की। उसके बाद आप जैसे ये थी टाइम की, मास की देख सकते हो। मास की जैसे आपने सुना होगा क्विंटल, जिसके अंदर 100 kg होते हैं, ठीक है। टन जिसमें 1000 kg होते हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी हैं? मिलीग्राम, किलोग्राम, ठीक है। एक होती है पाउंड, ठीक है, पाउंड जिसकी जो है सिंबल होता है LB। आपने उसके अंदर देखा होगा जो फिजिकल जितने भी वो होते हैं ना आपके मेजरमेंट, जैसे BMI इंडेक्स, ये सब मेजर करते हो तो उनके अंदर जो है पाउंड के अंदर दिखाया गया है सारा, ठीक है। तो पाउंड के अंदर दिखाया गया है सारा, क्योंकि वहाँ पे ये जो FPS सिस्टम है ये ब्रिटिश साइड उस तरफ से आया था, तो वहाँ के जो ये सारे मेजरमेंट है BMI वगैरह, तो वहाँ पे जो है पाउंड के अंदर इस मेजरमेंट को दिखाया गया। ये 1 kg से कम ही होता है, 0.4536 kg के आसपास होता है, ठीक है। उसके बाद आप स्लग भी होती है एक यूनिट जो लगभग 14.59 kg के आसपास होती है। तो ऐसे ही अलग अलग यूनिट हैं आपके पास, मास की, लेंथ की, टाइम की। और देख सकते हो जैसे डायप्टर, ठीक है। डायप्टर आपकी जो लेंस की पावर है, जो आप स्पेक्स यूज करते हो उसकी पावर है, जो कि होती है पर मीटर, ठीक है। ऐसा ही यूनिट ही है वैसे ही, ठीक है, बस इसको स्पेशल नाम दे रखा है डायप्टर का। उसके बाद अर्ग है, एनर्जी की यूनिट है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 जूल, ठीक है, 10⁻⁻7 जूल। तो ये अर्ग। उसके बाद और देख सकते हो जैसे ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 ATM के बराबर, तो वो ATM इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.01 × 10⁵ पास्कल, ठीक है, 1.01 × 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पे पास्कल क्या है? प्रेशर की SI यूनिट है। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अब आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा आपको रिलेशन डिड्यूस करनी है। डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक।
इन तीनों में आपको रिलेशन डिड्यूस करने, मतलब आपको इनका कन्वर्जन फैक्टर बताना है। जैसे मैंने लाइट ईयर का लिखवाया था पारसेक का कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, तो मतलब आप अगर 5 पारसेक उसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देना, चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो ऐसे ही तुम्हें इन तीनों में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो रिलेशन निकालना, उसके बाद आपको लास्ट में इनका ऑर्डर अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी और उससे बड़ी कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम इस चैप्टर को लगभग 5 सेशन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम है 5 सेशन, उससे पहले भी हो जाएगा, विद न्यूमेरिकल इंक्लूड करते हुए हम चलेंगे। उसके अलावा आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी बुक से, कोई भी डाउट आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ अपने डाउट पूछ सकते हो, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भेज सकते हो आप क्वेरी, वहाँ पे सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।